हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, ये मैंने इसमें कवर किए हैं। इससे पहले भी एक पार्ट मैंने कवर किए थे और ये ईएस का लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद एसएससी जेई का जो पार्ट बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, जल्द कवर करेंगे। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन नहीं किए क्योंकि जो थियोरेटिकल था ज़्यादा लेंदी था, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, ठीक है। बट जितना भी न्यूमेरिकल है उसको हम अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। ये जो है हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए। जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आने वाला है तो प्लीज़ ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा कैन बी चेक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा है, किसके द्वारा हम चेक करते हैं, तो हम करते हैं डबल मास कर्व मेथड के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। नॉर्मल रेशियो जो मेथड है, ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मिसिंग रेनफॉल डाटा को। उसके बाद है मास कर्व मेथड, ये जो दिखाता है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेप्थ, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो हम जो देखते हैं ये होता है डिजरेबल रेनफॉल डेप्थ फंक्शन होता है ड्यूरेशन का। इसका जो सही ऑप्शन हो गया मेन इनकंसिस्टेंसी के लिए, ये हो गया सी, डबल मास कर्व मेथड। उसका हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में जनरली फॉर एस्टिमेट पीएमपी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, जहाँ पे पीएम इक्वल टू 42.16 है, डी के पावर 0.475 है, इज यूज्ड। पीएम इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द प्रिसिपिटेशन, यानी पीएम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन, डी है ड्यूरेशन। व्हाट आर द यूनिट ऑफ द पीएम एंड डी इन द इक्वेशन। यहाँ पे बोल रहा है पीएम का यूनिट क्या होगा, डी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए डी जो है हमेशा ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन जो है हमेशा इसमें आवर में मेजर किया जाता है। पीएम है प्रिसिपिटेशन, ये सीएम में मेजर किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सेंटीमीटर और आवर। इसका थर्ड नंबर देखेंगे, ऑम्ब्रियोमीटर या पॉल्विमीटर आर यूज टू मेजर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेनफॉल डेप्थ मेजर करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसका हम फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ में है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल फॉर 6 गॉज स्टेशन इज कैचमेंट वाज फाउंड टू बी 29.54%। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन इन द कैचमेंट फॉर एडमिसेबल इज 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मीन रेनफॉल। यहाँ पे देखिए हमको मीन रेनफॉल के लिए पूछ रहा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए इसके लिए हम जानते हैं ये जो फार्मूला n इक्वल टू होता है सी भी बट्टे ई का होल स्क्वायर, ठीक है। सी भी हो गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 29.54, ठीक है, 29.54, और ई का वैल्यू दिया हुआ 10%। ये हमेशा परसेंटेज में ही यूज़ करते हैं। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8.7, यानी एन का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, यानी तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 5 नंबर देखेंगे। 5 है ए मीन एनुअल रन ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्रॉम ए कैचमेंट ऑफ एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव रेनफॉल नियरली। यहाँ पे बोल रहा है हमको इफेक्टिव रेनफॉल निकालने के लिए। तो देखिए इफेक्टिव जो रेनफॉल होगा एनुअल में, ये होगा एनुअल रन ऑफ बट्टे एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है। तो एनुअल रन ऑफ जो है इसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। तो इसको हम क्या करेंगे, ईयर में ले जाएंगे। ये होगा 2 × 60 करेंगे इंटू 24 आवर इंटू क्या करेंगे 365 डे, यानी 1 ईयर में आ गया। एरिया ऑफ द कैचमेंट है 10 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में हम ले जाएंगे। ये करेंगे 10 × 10⁶, तो ये आ जाएगा क्या में मीटर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये मैंने पहले निकल के आएगा 6.3072 मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में ले जाना है। तो 630 पॉइंट आएगा 7
cm, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 6 नंबर देखेंगे। 6 में हमको दिया हुआ है द सक्सेसिव रेनफॉल एनुअल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एट ए प्लेस फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम 2001 टू 2010 बोथ इंक्लूसिव आर, ये डाटा हमको दिया हुआ सेंटीमीटर में, बोल रहा है द मीन एंड मेडियन वैल्यू ऑफ द एनुअल रेनफॉल सीरीज से निकालने के लिए। तो देखिए मीन के लिए हम जो जानते हैं मीन एक्स डैश बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स बट्टे एन, यानी एक्स जो है टोटल जितना भी डाटा दिया इसको हम सम कर देंगे, अब बट्टे एन इक्वल टू यानी टोटल डाटा 10 है तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 34.39। ठीक है, तो मेरा एक्स डैश का वैल्यू आ गया मीन का इतना। उसके बाद हम मीडियन की बात कर रहा है, मीडियन की, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज कर देंगे, यानी इसका मिनिमम है क्या 30.2 और इसी तरह इंक्रीज करते चलेगा और लास्ट है 41, और इसका हम क्या करेंगे मिडिल जो पार्ट आएगा, मिडिल आएगा यहाँ पे क्या 33.6 और 34। ठीक है, तो इसको हम सम कर देंगे और बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू जो निकल के आएगा 33.8। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी एक्स का डैश हो गया 34.39 और 3.8 हो गया क्या, ये हो गया मीडियन। उसका हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में ऑरोग्राफिक रेन अकर्स व्हेन द एयर इज कूल्ड सफिशिएंटली एज ए रिजल्ट ऑफ, तो ये जो है लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर द माउंटेन बैरियर, ये जो है माउंटेन बैरियर के चलते होता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का ए। उसका हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है इन इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस ऑफ सरमैन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आई इज रिप्रेजेंटेड है। तो देखिए सरमैन के जो द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था, ये होता है ए बट्टे टी प्लस बी के पावर एन। ठीक है, उसके अलावा भी हम बता दें कुछ जो दिया गया था, ये दिया था टेल बोल्ट के इक्वेशन जो जानते हैं, टेल बोल्ट का ये जो होता है आई इक्वल टू ए बट्टे टी प्लस बी। ठीक है, उसके बाद है बर्नार्ड का बर्नार्ड इक्वेशन, ये होता है आई इक्वल टू ए बट्टे टी के पावर एन। उसके बाद होता है देखे थे किम जिमा का इक्वेशन, ये होता है आई इक्वल टू ए बट्टे टी के पावर एन प्लस बी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो 9 का देखेंगे यहाँ पे है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का जो हम यूज करते हैं किसके लिए, वाइंड स्पीड के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। उसके बाद है रेन सिमुलेटर, इसका हो जाएगा 3 यानी इन्फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद लाइसीमीटर, इसका हो जाएगा 2 इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। उसके बाद हाइग्रोमीटर, इसका हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए हो जाएगा सही, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमको ए 6 आवर रेन स्टॉर्म विथ आवरली इंटेंसिटी ऑफ 7, 18, 25, 17, 11 एंड 3 mm पर आवर प्रोड्यूस ए रन ऑफ 39 mm देन द फाई इंडेक्स। देखिए आप फाई इंडेक्स बोल रहा है निकालने के लिए, तो फाई इंडेक्स का जो फार्मूला जानते हैं, फाई इंडेक्स ये जो होता है प्रिसिपिटेशन माइनस रन ऑफ बट्टे टाइम, और ये टाइमिंग और रन अप जो देखते हैं, तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल का निकाल लेते हैं। ओवरऑल का देखें तो यहाँ पे यदि हम रेनफॉल की बात करें, जो प्रिसिपिटेशन है ये मेरा यहाँ पे निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रिसिपिटेशन इक्वल टू 7 + 18 + 25 + 17 + 11 + 3। ठीक है, अब पर आवर की बात कर रहा है तो 1 से हम क्या करेंगे ओवरऑल में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो मेरा आ जाएगा 81 mm, ये मेरा आ गया प्रिसिपिटेशन। उसके बाद रन ऑफ मेरा 39 है, तो चलिए हम पहले 5 निकालते हैं, तो 81 माइनस 39 बट्टे 6, यानी टोटल आवर के लिए अभी देख रहे हैं, तो ये मेरा आता है 7 mm पर आवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 जो है यहाँ पे 7 आवर 7 और 3 ये दोनों जो है क्या होगा इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, यानी फाई इंडेक्स का मतलब होता है जो रन ऑफ हो, यानी जो वाटर रन ऑफ हो ना फिल्ट्रेट हो, तो से जो 7 से ऊपर होगा वही होगा जो रन ऑफ करेगा, यानी 7 और 3 इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। तो अब जो हम फाइनली रन ऑफ निकालेंगे डिस्चार्ज, ये जो मेरा निकल के आएगा फाई इक्वल टू, ये मेरा कितना आएगा 81 माइनस ये हो जाएगा क्या
7 माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा क्या 39/4, मतलब 2 आवर के लिए जो था 3 के लिए और 7 के लिए तो आवर के लिए तो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो इसको हम घटा दिए तो ये टोटल हो गया 4 आवर के लिए होगा जो रन ऑफ होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा निकल के ये आ जाएगा कितना 32/4 यानी 8 mm/आवर। तो इसका सही हो गया सी। उसके बाद 11 देखेंगे। 11 में द पेनमैन इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन बेस्ड ऑन, तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच। ठीक है। उसका हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन आर्बिट्रेरी इंडेक्स। देखिए आर्बिट्रेरी इंडेक्स को बोला डिफाइन करने, तो ये जो होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन बटे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हमेशा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा होता है। उसके बाद 13 देखेंगे। 13 में एक 6 आवर स्टॉर्म हैज 6 cm of rainfall and the resulting runoff was 3 cm. If the phi index remain at the same value, which one of the following the runoff due to 12 cm of rainfall इन 9 आवर इन द कैचमेंट। देखिए यहाँ पे दो फाई इंडेक्स को क्या किया है सेम कर दिया गया है और उसमें बोल रहा है क्या रन ऑफ का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जना फाई इंडेक्स 1 बराबर फाई इंडेक्स 2 कर दिए और पहला के लिए दिया है रेनफॉल कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। हम तो जानते हैं रेनफॉल माइनस रन ऑफ बटे टाइम होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 6 cm रन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है 3 बटे आवर है 6 आवर के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट केस में देखें तो ये हमको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर रेनफॉल है। यहाँ पे रन ऑफ बोल रहा है निकालने के लिए बट्टे यहाँ पे जो है कितना 9 आवर के लिए। तो यहाँ से हम रन ऑफ जो सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल के आएगा क्या 7.5 cm। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इमल्सन। यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, स्टाइल अल्कोहल और एस्टरलाइल अल्कोहल, केरोसिन। तो बोल रहा है इसमें से केमिकल इमल्सन आर यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए ये जो हम केमिकल यूज करते हैं तो इसका जो पहले हम बता दें 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी 2 और 3 का है सही, यानी सिटा अल्कोहल और एस्टराइल अल्कोहल ये दो गो जो है मेन केमिकल है। जब हम वाटर पे डाल देते हैं तो इसका हो जाता है क्या एक लेयर की तरह हल्का बन जाता है, जिससे क्या होता है इवेपोरेशन जो होता है वाटर का नहीं होता है, कम होता है। तो वाटर का इसमें हम क्या कर सकते हैं इसको द्वारा बचत कर सकते हैं। तो इसका हो गया डी। उसका हम 15 नंबर देखेंगे। 15 में दिया हुआ एरिया ओवर ए बेसिन ऑफ एरिया 313 किलोमीटर स्क्वायर देर वाज ए स्टॉर्म फॉर 6 आवर विथ ए यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 2 cm/hour। द ऑब्जर्व रन ऑफ was 20 × 10⁶ मीटर क्यूब। द एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बेसिन। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन निकालने के लिए। देखिए एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का जो हम फार्मूला जानते हैं ये होता है एरिया इंटू इंटेंसिटी इंटू टाइम माइनस रन ऑफ बट्टे होता है एरिया इंटू टाइम। यहाँ पे हमको सभी वैल्यू दिया हुआ है। एरिया हुआ है 333 यानी 333 × 10⁶ कर दिए मीटर स्क्वायर में ले जाने के लिए। आई हमको दिया हुआ है वैल्यू कितना, ये हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में ले जाएंगे तो ये जो हो जाएगा 0.02 और आवर है तो आवर हमको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6 पुट कर देंगे। रन ऑफ दिया हुआ है हमको कितना 20 × 10⁶, तो यहाँ 20 × 10⁶ कर देंगे। और एरिया इंटू टाइम है तो एरिया हमको कितना था 333 × 10⁶ और टाइम था 6। यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आएगा, ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा कितना 10 mm/hour। तो इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर। 16 में हमको दिया हुआ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एच इज ए मेजर ऑफ एयर कैपेसिटी एट इट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो इसका जो रिलेशन होता है ये होता है क्या ये होता है वाटर वेपर प्रेशर, मतलब वाटर वेपर प्रेशर बट्टे सेचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाटर वेपर प्रेशर को ई से डिनोट करते हैं, सेचुरेशन को ई एस से डिनोट करते हैं। अब परसेंटेज में ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका 17 देखेंगे। इन ए फ्लो मास कर्व स्टडी द डिमांड लाइन ड्रॉ फ्रॉम ए राइज डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व अगेन।
तो इसको जो हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है फ्लो मास कर्व का जो हम स्टडी करते हैं उसमें डिमांड लाइन जो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम राइज, ये जो इंटरसेक्ट नहीं करता है मास कर्व को, तो इसको हम बोलते हैं। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये जो मेरा हो जाएगा सी, यानी द डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द इनफ्लो, द रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। उसके बाद 18 देखेंगे। 18 में फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉटेड ऑफ, तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या सी, यानी फ्लो डैट इक्वली एक्सीड अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम। यहाँ फ्लो ड्यूरेशन कर्व को हम देखते हैं क्या फ्लो या एक्सीड, फ्लो इक्वल होगा या एक्सीड होगा, ये इसका हम परसेंटेज टाइम में देखते हैं। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में है द लैंड यूज ऑफ द एरिया एंड करस्पॉन्डिंग रन ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ पे हमको दिया हुआ है लैंड दिया हुआ है किस टाइप का है, उसका एरिया दिया हुआ है और कोफिशिएंट दिया हुआ है। हमको बोल रहा है जो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट निकालें, यानी लैंड हमको दिया है रोड, लॉन, रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, रन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट। तो देखिए इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट का जो हमको फार्मूला जानते हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर होता है समेशन ऑफ सी, यानी कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इनटू एरिया बट्टे समेशन ऑफ एरिया। यहाँ पे आप कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल को जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद टोटल एरिया जो उससे डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे आप 0.7 इंटू 10 कर सकते हैं, प्लस 20 इंटू 0.10 कर सकते हैं, प्लस 50 इंटू 0.30 प्लस 20 इंटू 0.8 कर सकते हैं। टोटल एरिया जितना है यानी 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 20 से डिवाइड कर देंगे कि ये जो मेरा निकल के आएगा 0.40, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर। 20 में ए कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 30% एरिया विथ रन ऑफ कोफिशिएंट 0.40 with the remaining 17% of the area with run of coefficient 0.60, the equivalent run of coefficient will be। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे लिखने का तरीका अलग था, इसलिए मैंने क्या किया उसको ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी इक्विवेलेंट यहाँ भी बोल रहा है, यहाँ भी हम जानते हैं एरिया, तो यहाँ पे देखिए 30% एरिया है तो टोटल एरिया को हम ए मान लेते हैं, और यहाँ पे 30 है तो क्या करेंगे 0.3 इंटू एरिया कर देंगे, और यहाँ पे रन ऑफ कोफिशिएंट इसके लिए दिया है कितना 0.40, ठीक है। इसको फिर सम कर देंगे, 70 है 0.7 कर देंगे, एरिया कर देंगे इसके लिए 0.60 है, ठीक है। उसके बाद टोटल एरिया जब देखेंगे 30% 70% 100, यानी ए हो जाएगा, डायरेक्ट ए हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आता है कितना 0.54, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 21 देखेंगे। 21 में स्टीप राइज इन द फ्लो मास कर्व ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, तो यहाँ पे बोल रहा है स्टीप राइज होता है जब फ्लो मास कर्व सर्टेन पीरियड के लिए, तो ये जो दिखाता है फ्लैश फ्लड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, तो इसका सही हो गया बी। उसका हम 22 देखेंगे। 22 में है a 4-hour rainfall in a catchment of 250 km square produce rainfall catchment of 6.2 cm and 5 cm in successive 2-hour unit period, assuming the phi index of the soil to be 1.2 cm per hour, run of volume is। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है रन ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रन ऑफ डेप्थ निकाल लेंगे। रन ऑफ डेप्थ कैसे निकालेंगे, रेनफॉल है उसमें से फाई इंडेक्स हम घटा देंगे, तो फाई इंडेक्स इसको जितना टाइम के लिए है इसको हम घटा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना रन ऑफ डेप्थ आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। और रन ऑफ वॉल्यूम के लिए हम इसको क्या करेंगे एरिया से गुना कर देंगे, यानी 6.2 माइनस 1.2 इंटू 2 आवर के लिए है, प्लस कर देंगे 5, यहाँ पे 5 माइनस 1.2 इंटू 2 कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। ये जो निकल के आएगा 6.4 cm, इसको हम क्या करेंगे 6.4 इंटू 10⁻² कर देंगे -2, यदि मीटर में ले जाएंगे तो इसका एरिया है 250, इसको 10⁻6 से गुना कर देंगे, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 1600, इसको हम 10⁻⁻4 से भी गुना कर देते हैं क्योंकि इसको हमको हेक्टेयर में ले जाना है, तो 1600 हेक्टेयर मीटर, इसका जो सही हो गया ये हो गया डी। उसका हम 23 देखेंगे।
23 में है सरफेस रन ऑफ रिप्रेजेंट द टोटल वाटर, तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऑब्टेन आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम द रेनफॉल वाटर हैज़ इनफिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द टोटल रेनफॉल। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है क्या सरफेस रन ऑफ निकालने के लिए, तो देखिए हम जानते हैं क्या प्रिसिपिटेशन बराबर जो होता है रन ऑफ प्लस इवेपोरेशन और प्लस इनफिल्ट्रेशन, मतलब जितना प्रिसिपिटेशन होता है उसी में से रन ऑफ भी होता है, इवेपोरेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। रन ऑफ बोल रहा है तो ये प्रिसिपिटेशन में से इस सबको क्या घटा देंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 24 देखेंगे। 24 में है द स्लोप एरिया मेथड एक्सटेंसिवली यूज इन, तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, एस्टिमेट ऑफ फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर टैंक। ठीक है, इसको हम स्लोप एरिया मेथड का यूज करते हैं फ्लड डिस्चार्ज को निकालने के लिए जब हाई वाटर मार्क रहता है। उसका हम 24 देखेंगे। 24 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लोकेशन के आधार पे, मतलब क्लासिफिकेशन रिवर का रहा है, लोकेशन के आधार पे, स्टेबिलिटी के आधार पे, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज के आधार पे, प्लेन फॉर्म के आधार पे। चलिए हम सबके बारे में बताते हैं। जो लोकेशन के आधार पे जो डिस्क्राइब करते हैं ये करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, आप समझ सकते हैं डायरेक्ट क्यों। लोकेशन के आधार पे जो हम करते हैं माउंटेन रिवर, रिवर इन फ्लड प्लेन, डेल्टा रिवर एंड टाइडल्स रिवर, तो इसके लिए लोकेशन के आधार पे एक दिया हुआ हमको टाइडल रिवर। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेबिलिटी के आधार पर बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी के आधार पर दिया हुआ है स्टेबल मेंडरिंग रिवर, एग्रेडिंग रिवर और डिग्रेडिंग रिवर। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी के आधार पर डिग्रेडिंग है तो ये डिग्रेडिंग हो गया। वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं, तो पेरिनियल रिवर, नॉन पेरिनियल रिवर, फ्लैशी रिवर एंड वर्जिन रिवर। तो यहाँ पे दिया हुआ हमको पेरिनियल रिवर ये हो गया। उसके बाद प्लेन फॉर्म के अनुसार देखें तो ये होता है स्टेट रिवर, मेंडरिंग रिवर एंड ब्रेडेड रिवर। यहाँ पे ब्रेडेड दिया हुआ है, इसका हो गया 4। तो इसका यदि हम सही ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा डी, यानी ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। उसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में भी हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे क्या जो फाई इंडेक्स, तो यहाँ पे देखिए कौन किससे मिलाने के लिए बात कर रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है ये क्या है डी, यानी ए का 4, यहाँ पे है क्या ए का 4, यानी फाई इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा रन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, बी है स्लोप एरिया मेथड, तो ये होता है 5, यानी अनस्टेडी स्ट्रीम डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन। उसका फ्लो ड्यूरेशन कर्व, तो सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी डिपेंडेबल फ्लो। उसके बाद है सी का हो गया 1। उसके बाद डाइल्यूशन टेक्निक, तो डी का जो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 स्टडी स्ट्रीम डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन। तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया डी, ए का 4, बी का 3, सॉरी बी का 5, सी का 1 एंड डी का 3। उसका नेक्स्ट देखेंगे 27 में इन ए रिवर कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 142 मीटर क्यूब पर सेकेंड, the stage at A was 3.6 meter and water surface slope was 1 in 6,000. If during a flood stage of A was 3.6 and the water surface slope was 1 in 3,000, what is the flood discharge approximate? देखिए फ्लड डिस्चार्ज का जो रिलेशन है Q इक्वल टू K इंटू रूट अंडर स्लोप। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये डायरेक्ट मेरा रिलेशन हो गया Q और स्लोप में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया S का, यानी हम इसको लिख सकते हैं Q1 बट्टे Q2 बराबर, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एक रूट में दे देंगे S1 बट्टे S2। यहाँ पे Q1 हमको दिया हुआ है 142 और S1 का बाद है 1/6000 और S2 है मेरा 1/3000। ठीक है, यहाँ से Q2 का जो वैल्यू मेरा निकल के आएगा ये आएगा 200.82, यानी 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 28 में हमको दिया हुआ हाउ इज़ द एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल ए वाइड स्ट्रीम ऑफ 10। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी होगा वर्टिकल वाइड स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं सैलो डेप्थ के लिए जो होता है, सैलो डेप्थ के लिए जो डेप्थ होगा लेस देन 3 मीटर, तो ये जो होता है भी डैश बराबर देखें तो भी 0.6 डी। ठीक है, अब जब हम मॉडरेट डेप्थ के लिए बात करते हैं तो भी बराबर होता है भी 0.2
प्लस भी 0.8 बट्टे 2। अब यहाँ पे हमको बात कर रहा है वाइड स्ट्रीम के लिए, तो इसके लिए जो होता है क्या, हाफ ऑफ द डेप्थ होता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 29 देखेंगे। 29 में है कैलिब्रेशन ऑफ द करंट मीटर फॉर यूज इन चैनल फ्लो मेजरमेंट इज डन इन ए, तो ये करते हैं टॉनिंग टैंक में, टॉइंग टैंक में, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद 30 है स्टीलिंग वेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्टेज मेजरमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉइंग, तो स्टीलिंग वेल जो रिक्वायरमेंट है जब स्टेज मेजरमेंट करते हैं ये करते हैं फ्लोट गॉज रिकॉर्डर से, तो इसका हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 31 देखेंगे। 31 में वेडिंग टेक्निक इज यूज, तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डी, टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट शैलो डेप्थ, मतलब वेडिंग टेक्निक का हम यूज करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए शैलो डेप्थ में। उसका हम 32 देखेंगे। 32 में विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट द बेसिक एजम्पशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के लिए बेसिक एजम्पशन है ये है क्या, टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, तो इसका सही हो गया डी। उसका हम 33 देखेंगे। 33 में हमको दिया हुआ है द फॉलोइंग फोर हाइड्रोग्राफ फीचर हैव टू एस्टिमेट या टेकन एज इनपुट बिफोर वन कैन बी कंप्यूटेड द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट एनी कैचमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर में हमको अरेंज करने के लिए जो हम क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ इन कैचमेंट के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का ये हो जाएगा सी, यानी पहले देखते हैं रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, फिर देखते हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, फिर देखते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, फिर देखते हैं बेस फ्लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 34। इसमें है द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व फॉर इन अराइविंग एट ए यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे बोल रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं, तो इसका हम ऑर्डर अरेंज करने के लिए 34 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं बेस फ्लो को, फिर करते हैं सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम एस्टिमेट करते हैं, फिर करते हैं एस्टिमेट द सरफेस रन ऑफ डेप्थ, फिर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेट बाय द डेप्थ ऑफ द रन ऑफ। उसका हम 35 देखेंगे। 35 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, इसमें है डाल्टन्स जो हमको दिया हुआ है थ्योरी कौन तो उसका दिया हुआ है, तो 35 का ए का हो जाएगा 2, यानी डाल्टन्स जो हमको दिया हुआ है इवेपोरेशन के बारे में, स्नाइडर्स जो हमको दिया हुआ है सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में, ब्लैनिक रिडल जो हमको दिया हुआ है कंजप्टिव यूज इक्वेशन के लिए, सरमैन जो हमको दिया हुआ यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। ठीक है, तो इसका हो गया सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 5 एंड डी का 1। उसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है if a 4-hour unit hadograph of a certain basin peak ordinate 80, the peak ordinate of a 2-hour unit hadograph for the same basin will be। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब आवर जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ज़्यादा होगा तो पीक ऑर्डिनेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब वो टाइम बढ़ने से क्या होता है पीक ऑर्डिनेट घटता है, तो यहाँ पे 4 आवर का जब 80 है तो 2 आवर का क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ग्रेटर देन 80। उसके बाद 37 देखेंगे। 37 में ए 2-hour स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ हैज ए 5 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ द 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस स्टॉर्म कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब 2-hour स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ का 5 यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ है तो हमको 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ के निकालना है। 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द स्टॉर्म कैन बी ऑब्टेन हम कैसे करेंगे, तो ये ऑर्डिनेट को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 38 देखेंगे। ए कैचमेंट एरिया ऑफ 90 हेक्टेयर हैज ए रन ऑफ कोफिशिएंट 0.4, ए स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कैचमेंट एंड ऑफ इंटेंसिटी 4.5 cm पर आवर क्रिएट ए पीक डिस्चार्ज रेट। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है डिस्चार्ज निकालने के लिए, और यहाँ पे हमको सब कुछ दिया हुआ है वैल्यू, तो देखिए इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे Q = CIA। सी मतलब हो गया रन ऑफ कोफिशिएंट जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ 0.4,
आई हमको दे हो गया कंसंट्रेशन इंटेंसिटी का, ये हो गया 4.5 cm पर आवर में। तो इसको हम सेकेंड में ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4.5 बट्टे cm है, मीटर में ले जाएंगे 100 इंटू 3600 से गुना कर देंगे। एरिया है 90 हेक्टेयर, तो 90 इंटू 10⁴ कर देंगे मीटर में ले जाने के लिए, तो 10⁴ हेक्टेयर का हट जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, क्यू का निकलेगा, ये आ जाएगा 4.5। तो इसका सही हो गया डी। उसका हम 39 देखेंगे। 39 में है इन स्नाइडर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलपमेंट बेसिन लेग टेकन एज। ठीक है, तो 39 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये जो है टाइम इंटरवल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द यूनिट रेनफॉल एक्सेस द पीक ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखेंगे 40 में यहाँ पे दिया हुआ है हमको मैच कराने के लिए। तो 40 का देखें तो ये है ए का राइजिंग लिम्प ऑफ द हाइड्रोग्राफ, तो ये हो जाएगा 3 फंक्शन ऑफ द कैचमेंट स्लोप का है। उसके बाद फॉलिंग लिम्प ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ये जो है किसका, ये है फंक्शन ऑफ द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक का। सी है पीक रेट ऑफ द फ्लो, ये है किसका 1 का, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। उसके बाद देखेंगे ड्रेनेज डेंसिटी, ये हो गया फंक्शन ऑफ द टोटल चैनल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें राइजिंग लिम्प ये हो गया और फॉलिंग लिम्प ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मिलाने के लिए दिया हुआ 1 से 2 को। यहाँ पे देखिए दिया हुआ यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो ये जो हम देखते हैं किसके लिए 1 सेंटीमीटर रन ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये जो देखते हैं अनगॉज बेसिन। उसके बाद डार्सी लॉ, इसका जो हम यूज़ करते हैं किसके परमेबिलिटी के लिए। उसके बाद रेशनल मेथड, ये हम करते हैं डिजाइन फ्लड के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे क्लार्क मेथड एम टू एट विच द ऑफ द फॉलोइंग। क्लार्क मेथड का जो मेन रूप से हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डेवलपिंग एन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू इंस्टेंटेनियस रेनफॉल एक्सेस ओवर द कैचमेंट। उसका हम 43 देखेंगे। फॉर ए गिवन स्टॉर्म अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, तो 43 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी बेसिन हैविंग लो ड्रेनेज डेंसिटी गिव अ स्मॉल पीक इन द फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम 44 देखेंगे। 44 में हमको दिया हुआ है 44 में जो हमको दिया हुआ ए 252 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच इज द ट्रायंगल विद द बेस ऑफ द 35 आवर। व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 5 cm इफेक्टिव रेनफॉल इन 6 आवर फ्रॉम द कैचमेंट। यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, पीक डिस्चार्ज निकालने के लिए। तो इस केस में यदि हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा Q, यानी ये हो गया पीक डिस्चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 35 आवर। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इंटू Q निकालना है। अब हमको आवर दिया 35, इसको हम सेकेंड में ले जाएंगे, यानी 60 इंटू 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। और इसके बाद है एरिया, तो एरिया हमको क्या है दिया हुआ 252 इंटू 10⁶ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर के लिए हम निकालते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻² कर देंगे मीटर में ले जाने के लिए। यहाँ से जो मेरा Q का वैल्यू निकल जाएगा, और Q का वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा तो ये जो कितना आएगा 200 QM। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका 45 देखेंगे। 45 में मेरा दिया हुआ A constructing a 4-hour synthetic unit hydrograph for basin lag time is estimated to be 40 hours. When will the peak discharge in the synthetic unit hydrograph occurs at the start of the storm? यहाँ पे बोल रहा है हमको पीक डिस्चार्ज के केस में कितना टाइम लगेगा वो निकालने के लिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा क्या हो गया ये बेस, यहाँ से यहाँ तक हो गया टाइम ऑफ रेनफॉल एक्सेस, और यहाँ मिडिल से यहाँ तक का मेरा हो जाता है लेग टाइम। तो इसको TP से डिनोट करते हैं, और ये मेरा जो हो गया TR हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि टोटल टाइम हम निकालेंगे तो ये जो निकालते हैं पीक के लिए टाइम, ये होता है TR/2 प्लस TP।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये जो दिया हुआ है 4/2 यानी हो जाएगा 2 प्लस इसका दिया हुआ है 40, तो 40 कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा क्या 42। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसका 46 देखेंगे। 46 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ बोल्ड है, कौन सा सही है। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 ऑप्शन क्या है करेक्ट है। यहाँ पे हम पहला ऑप्शन देखें, देखिए पहला है ओनली द सरफेस फ्लो कंस्टिट्यूएंट द फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्टॉर्म। यहाँ पे देखिए सरफेस फ्लो जो है ओनली हम पे डिपेंड नहीं करते, ये जो डिपेंड करता है क्लाइमेट साइकोग्राफिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा फॉर ए गिवन स्टॉर्म द फ्लड पीक डिपेंड अपॉन ऑन द ड्रेनेज डेंसिटी, ये ड्रेनेज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये क्या है सही है। 3 में फैन शेप कैचमेंट गिव नैरो हाइड्रोग्राफ विथ लो पीक, ठीक है। देखिए यहाँ पे फैन शेप कैचमेंट की यदि हम बात करें तो ये जो है सेमी सर्कुलर शेप का होता है और इसका हाई पीक होता है और नाइरो हाइड्रोग्राफ होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है गलत है, तो इसका सही हो गया सी। उसके बाद 47 देखें। 47 में किरपिच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो हम यूज करते हैं निकालने के लिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। उसका 48 देखेंगे। 48 में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्मॉल कैचमेंट corresponding to a particular rainfall intensity is independent of which one of the following। तो ये जो डिपेंडेंट होता है मेन, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज होता है, पीक जो डेवलप करता है इंटेंसिटी डिस्चार्ज स्मॉल कैचमेंट के, तो ये जो डिपेंडेंट होता है सॉइल मॉइस्चर पे, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैचमेंट पे और एरिया ऑफ द कैचमेंट पे, ये जो डिपेंड नहीं करता है ड्यूरेशन ऑफ द रेन स्टॉर्म पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड है जो कौन किससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसका 49 देखेंगे। 49 में शेप ऑफ द रिसेंबल लिम ऑफ हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन, तो ये जो डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ओनली, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम 50 नंबर देखेंगे। 50 में दिया हुआ है द थ्योरी ऑफ सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ बेस्ड ऑन अ फ्लड राउटिंग टेक्निक इज ए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट रेनफॉल इम्प्लाइज नेट स्टॉर्म रेन इज मॉडिफाइड द फैक्टर। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे सभी पे डिपेंड करता है, यानी टाइम ऑफ द ट्रेवल फ्लो वॉल्यूम इन द चैनल एंड ओवरलैंड फ्लो, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद बोट ट्रांसलेशन एंड स्टोरेज। उसका 51 देखेंगे। 51 में एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ, तो ये जो है इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 51 का बी, यानी ऑफ फ्लो फ्रॉम ए 1 cm इंटेंसिटी ऑफ रेन ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन। उसका 52 देखेंगे। 52 में प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर्स एट लीस्ट वंस अकर्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हम जो निकाल देंगे तो ये जो मेरा फार्मूला हो जाता है P1 बराबर 1 माइनस P बट्टे के पावर n, ठीक है। यहाँ पे P बराबर जो हो जाएगा मेरा 1/T और T बराबर हमको कितना दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 10, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, यानी इसको हम सही तरीका से लिखें तो 1 माइनस 1/10 का पावर 4। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आता है कितना 0.3439, इसको परसेंटेज में लिखें तो यानी 35 के आसपास आएगा, तो इसका सही हो गया बी। उसका 53 देखेंगे द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज, तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ड्राइव फ्रॉम द सेवरल मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एनीवेयर इन द कंट्री, यानी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो ड्राइव किया है सेवरल मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार। उसका 54 देखेंगे। 54 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 क्या है सही है, यानी ए 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर दैन द 50 ईयर फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है। यानी 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज जो ग्रेटर होता है 50 ईयर से डिस्चार्ज से। उसके बाद बी में 90% डिपेंडेबल फ्लो इज ग्रेटर दैन द 50% डिपेंडेबल फ्लो, तो ये क्या है गलत है। देखिए 90% जो डिपेंडेबल फ्लो है फ्लड है, तो इसका मतलब हो गया परसेंटेज पी बराबर हो गया, इसको चेक करें कैसे, जो ग्रेटर नहीं है तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे पी इक्वल टू होगा 0.9, इसको टाइम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0.9, यानी बराबर हो जाएगा 1.11 ईयर, और 50% के लिए निकालते हैं इसी तरह ये निकलता है कितना 2 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा 50% वाला ज़्यादा हो जाता है
90% से, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है इवेपोरेशन फ्रॉम साल्ट वाटर सरफेस इज लेस देन द फ्रॉम फ्रेश वाटर सरफेस, यानी देखिए इवेपोरेशन साल्ट वाटर सरफेस पे से क्या होता है, कम होता है फ्रेश वाटर सरफेस से। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी, यानी 1 और 3 क्या होगा, करेक्ट। उसका हम 55 देखें। 55 में है एक कल्वर्ट इज डिजाइन ऑफ ए पीक फ्लो QP ऑन द बेसिन operational formula if a storm of the same intensity used in the design and twice the duration occurs then the resulting peak of the, देखिए पीक ऑफ द डिस्चार्ज ये टाइम के अनुसार नहीं होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब टाइम जो बढ़ता है तो उसके अनुसार घटता ही है, ठीक है। तो ये टाइम पे नहीं करता है, तो इसका यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ जो रेनफॉल होगा ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम स्टॉर्म इंटेंसिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यानी देखें तो इधर देखिए जैसे टाइम बढ़ा तो उस पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता, यानी डिस्चार्ज पहले वाला जो होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो इसका सही हो गया ए। उसका हम 56 देखें। 56 में भी हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, तो इसका हो जाएगा 2, यानी इंक्लूड फ्लड सेवरल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बी मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, तो इसका हो जाएगा 1, इंक्लूड द कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। उसके बाद डिजाइन फ्लड, सी का हो जाएगा 4, यानी फ्लड ऑफ डिजायर रिकरेंस इंटरवल। उसके बाद डी है मैक्सिमम फ्लड, इसका हो जाएगा 3, पीक फ्लो ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्व डाटा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। उसका हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए पिछले वाला टाइप का सेम क्वेश्चन है बट इस थोड़ा लेंदी है, ठीक है। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द रेनफॉल डाटा एट ए पार्टिकुलर स्टेशन इट वाज फाउंड दैट द रेनफॉल ऑफ 400 mm had a return period 20 year. What is the probability of rainfall equal or greater than 400 mm occurring at least once in the 10 successive year? तो यहाँ पे देखिए हमको यही निकालना है जो लिस्ट वंस कितना दिन में आएगा, तो ये है P1 इक्वल टू 1 माइनस P के पावर n। तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 1/10, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ, यानी इसको हम लिख दें इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 टाइम कितना दिया हुआ हमको 20 दिया हुआ है, 20 ईयर 20 कर देंगे। और यहाँ पे जो रिटर्न पीरियड जो है मतलब कितना n इंटरवल है, तो 10 सक्सेसिव ईयर है, तो इसका 10 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये, इसको यदि हम डायरेक्ट लिखा गया है इसको लिखेंगे अरेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस 0.95 के पावर 10। उसका 58 देखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द 10 ईयर फ्लड अकर्स एट लीस्ट वंस नेक्स्ट 5 ईयर, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए 3-4 क्वेश्चन ये अप्रॉक्स सेम नहीं है बट इसका डाटा मतलब सेम टाइप से यूज़ किया हुआ है, तो बस आप इसी तरह सेम निकाल सकते हैं, मतलब 1 माइनस पी के पावर यहाँ भी n हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 के पावर 5 आ जाएगा, यानी 1/10 यहाँ पे हो जाएगा, टाइम इक्वल 1/t। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 59 देखें। 59 में है that extreme flood data is physically possible in a region for a several most combination include rare combination of the meteorological and hydrological factor is designed as a the 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ये जो है एक्सट्रीम फ्लड फिजिकली पॉसिबल बोल रहा है रीजन सेवर मोस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये जो होगा प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसका हम 60 देखेंगे। रिटर्न पीरियड रेफर टू, तो 60 का हो जाएगा सी, यानी द इनवर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। उसका 61 देखेंगे। 61 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ रिजर्वायर, तो इसका हो जाएगा 4, यानी कंट्रोल आउटलेट रिटार्डिंग बेसिन, तो बी का हो जाएगा 1, यानी अनकंट्रोल आउटलेट। सी है फ्लड प्लेन, इसका हो जाएगा 3, टेम्प्रोरी स्टोरेज फ्लड वाटर। डी में फ्लड वाल का है फ्लड फाइटिंग, मतलब फ्लड वाल का मेन का है फ्लड फाइटिंग, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। उसके बाद हम बात करेंगे 62 द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पाउंडिंग रिजर्वायर
रिक्वायर। देखिए कंस्ट्रक्शन इम्पाउंडिंग रिजर्वायर को हम इसलिए करते हैं जिस समय जो होता है ड्राई सीजन आ जाता है, जिसमें वाटर जो कम अवेलेबल रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम वाटर को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, द रेट ऑफ फ्लो स्ट्रीम इन ड्राई सीजन इज लेस दैन द डिमांड। जितना डिमांड है उतना नहीं पूरता है, तो इसके लिए स्टोर करके रखते हैं, फिर इसको सप्लाई करते हैं। उसका 63 देखेंगे, ट्रैप इफिशियंसी ऑफ रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी रेशियो ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो। उसका 64 देखेंगे, इन लीनियर रिजर्वायर द, तो 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आउटलेट रेट वैरीज लीनियरली विद द स्टोरेज। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद देखिए इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला नहीं है कुछ क्वेश्चन में, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 65, द लाइफ ऑफ रिजर्वायर इज डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द एनुअल इनफ्लो इनटू रिजर्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेडिमेंट इन द इनकमिंग फ्लो, सी एस द लाइफ विल बी मोर। बोल रहा है लाइफ जो होगा रिजर्वायर का कब ज़्यादा होगा, जब क्या होगा इसका मतलब इसका छोटा कैपेसिटी कम होगा, एनुअल इनफ्लो जो है कम होगा, और इसका जो होगा सेडिमेंट इनकमिंग जो होता कंसंट्रेशन सेडिमेंट इन इनकमिंग कम होगा। ठीक है, उसके बाद 66 देखेंगे, एन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ ए फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, तो 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी द यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। मतलब बोल रहा है इफेक्टिव स्टोरेज फ्लड कंट्रोल के लिए रिजर्वायर क्या है, जितना यूजफुल स्टोरेज है प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। उसके बाद 67 देखेंगे, 67 में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड राउटिंग मेथड इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ द वेज एंड प्रिज्म स्टोरेज। यहाँ पे दिया हुआ फ्लड राउटिंग में मेथड में इन्वॉल्व है वेज एंड प्रिज्म स्टोरेज, 67 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये है मस्किंगम मेथड में जो है इंक्लूड है। उसके बाद 68 देखें, 68 में दिया हुआ द basic equation of the flood routing through reservoir can be modified for discrete successive interval delta t by which of the following। तो देखिए मस्किंग इसमें जो हमको दिया हुआ है, जो हम देखते हैं फ्लड राउटिंग के लिए इक्वेशन देखते हैं, ये जो होता है मेरा क्या इनकमिंग फ्लो माइनस आउट गोइंग फ्लो, और ये जो होता है आउट फ्लो बटे डी एस बटे डी टी। ठीक है, ये हो गया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो डेल टी में इसको लिख सकते हैं। तो इसको यदि चेंज करें आई इंटू डेल टी माइनस क्यू इंटू डेल टी, और ये जो होगा S2 माइनस S1। ठीक है, इस तरह इसको लिख लिए। फिर हम इसको यदि चेंज करके लिखें तो I1 प्लस I2 बट्टे 2 लिख सकते हैं इंटू डेल टी, और यहाँ पे जो हो गया मेरा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2 इंटू डेल टी, और ये हो गया S2 माइनस S1। फिर हम इसके S2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, Q2 को इधर करेंगे, तो इसको अरेंज करके जो लिखेंगे तो ये आ जाएगा C, यानी I1 प्लस I2 बाई 2 डेल टी प्लस S1 माइनस Q1 डेल टी बाई 2 बराबर S2 माइनस Q2 डेल टी बाई 2। इसका सही हो गया C। उसका हम 69 देखेंगे, मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज ए, तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा 69 का ये जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी, यानी ये जो है हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग पे बेस्ट है। उसका हम 70 देखेंगे, 70 में है द इल्ड ऑफ द वेल डिपेंड अपॉन, इल्डिंग ऑफ द वेल में डिपेंड होता है। इल्डिंग मतलब जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर कन्फाइंड एक्वाफर से, इसको हम बोलते हैं इल्डिंग। तो ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ द एक्वाफर, ओपनिंग इन द वेल, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी क्या है सही है। उसका हम 71 देखेंगे, 71 में वाटर प्रेजेंट इन द आर्टिजन एक्वाफर इज यूजुअली, आर्टिजन एक्वाफर बोले या कन्फाइंड एक्वाफर बोले तो इसको ये जो रहता है एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका हो गया 74 का डी। उसका हम 72 देखें, यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे है स्पेसिफिक यील्ड, तो इसका जो हो जाएगा 2, यानी वॉल्यूम वाटर
ड्रेन बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर। देखिए स्पेसिफिक यील्ड का मतलब होता है जितना भी वाटर हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकालते हैं इसको यील्डिंग बोलते हैं। और स्पेसिफिक कैपेसिटी जितना इसका कैपेसिटी है, रिटेंशन मतलब जितना इसमें बच गया, स्पेसिफिक स्टोरेज ये है। सबका हम देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर। इसके बाद है स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसका हो जाएगा वेल यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन। उसके बाद सी है स्पेसिफिक रिटेंशन, इसका हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर। उसके बाद स्पेसिफिक स्टोरेज, इसका हो जाएगा 5 वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम यूनिट हेड वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर फॉर यूनिट डिक्लिनेशन पिजोमेट्रिक हेड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 5। उसका नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ An aquifer confined at the top and bottom by impermeable layer is stratified into 3 layer। यहाँ पे देखिए लेयर दिया हुआ टॉप मिडिल बॉटम, थिकनेस दिया हुआ, परमेबिलिटी दिया, बोल रहा ट्रांसमिसिविटी निकालना है। तो ये जो फार्मूला होता है इसका T इक्वल टू के इंटू डी, डेप्थ बोलिए या थिकनेस बोलिए तो इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए T बराबर हो गया मेरा के इंटू डी। यहाँ पे 3 लेयर की बात कर रहा है तो T इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ के इंटू डी का, ठीक है। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 4 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 6 इंटू 20। तो इसको जो टोटल आ जाएगा 260। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका आप 74 देखेंगे। 74 में स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल। देखिए स्पेसिफिक कैपेसिटी जो वेल होता है ये क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ द वेल। तो इसका हो गया बी करेक्ट, यानी इसको डिस्चार्ज पर यूनिट बोलिए या स्पेसिफिक यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन बोलिए, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। उसका हम 75 देखेंगे। इसमें भी मिलाने के लिए दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ और बोल रहा है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ए का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी इज एप्लीकेबल टू स्टडी फ्लो टुवर्ड ए वेल ए कन्फाइंड एक्वाफर। ये एप्लीकल जो स्टडी फ्लो के लिए, जो कन्फाइंड एक्वाफर के लिए। आप जानते हैं कन्फाइंड एक्वाफर अनकन्फाइंड एक्वाफर क्या होता है। अनकन्फाइंड का मतलब होता है जो जैसे ये मान लीजिए एक लेयर है उसके नीचे जो अनकन्फाइंड रहता है। अनकन्फाइंड करने का मतलब वाटर इसमें कुछ पार्ट में बचा रहता है, ठीक है। इसमें वाटर का मूवमेंट साइड से नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। जो इसमें जितना वाटर है इतना यूज होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बल्कि जब कन्फाइंड की बात करते हैं तो उसमें जो होता है वाटर साइड से फ्लो करके आ जाता है। यदि आप कितना भी एक्सट्रैक्ट करें वाटर, यहाँ पे इतना वाटर अवेलेबल रहता है, जो कितना भी निकालें तो साइड से वहाँ पे फिर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वाफर, ठीक है। तो इसका जो पहला है थीम्स इक्वेशन, ये जो है क्या थीम्स इक्वेशन 74 देख रहे हैं। 75 तो ये जो है 3 इज एप्लीकेबल है स्टडी टुवर्ड द वेल कन्फाइंड। इसको डुपिट्स इक्वेशन, ये जो है किसके लिए, ये जो है 4 यानी इज एप्लीकेबल टू द स्टडी फ्लो इन ए अनकन्फाइंड एक्वाफर। इसका बर्नौलीज इक्वेशन, ये जो है 1 इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। उसके बाद डी है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। यानी बर्नौलीज है एनर्जी कंजर्वेशन पे, कंटिन्यूटी है किस पे, मास कंटिन्यूटी है मास कंजर्वेशन पे, ड्यूपिट है अनकन्फाइंड के लिए, थीम्स है किसके लिए, कन्फाइंड के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसका आप नेक्स्ट देखें 76 है परफॉर्मेंस ऑफ ए वेल इज मेजर बाय। इसको हम करते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी हम जानते हैं ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। उसका हम 77 देखेंगे। 77 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए वेल डेवलपमेंट, तो ये जो डिपेंड करता है 77 का हो जाएगा बी, यानी 1, 2 एंड 4 क्या सही है। यानी इन्वॉल्व होता है इसमें रिवर्स फ्लो ऑफ थ्रू द वेल स्क्रीनिंग, मतलब वेल स्क्रीनिंग के थ्रू रिवर्स फ्लो होता है। उसके बाद है इसमें इंक्रीज द परमेबिलिटी टुवर्ड द वर्ड वेल। उसके बाद है 4 इन कंटिन्यूटी स्टिल सैंड फ्री फ्रॉम द पंप आउट, मतलब सैंड और सिल्ट जो है पंप आउट नहीं होना चाहिए। उसमें डिक्रीज द परमेबिलिटी टुवर्ड द वेल, गलत है, मतलब इंक्रीज परमेबिलिटी होना चाहिए, यानी ए वेल डेवलपमेंट का ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। इसका जो हो गया बी। उसके बाद हम 78 की बात करें।
78 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ स्पेसिफिक यील्ड, तो ये जो है ये हो जाएगा 3, यानी मेजर द वाटर द कैन बी रिमूव बाय पंपिंग। उसके बाद है सेफ यील्ड, बी का हो जाएगा 4, लिमिटिंग द विदड्रॉ फ्रॉम द वेल विदाउट डिप्लीशन ऑफ द एक्वाफर। उसके बाद है स्पेसिफिक कैपेसिटी, सी का हो जाएगा 1, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर। इसका फील्ड कैपेसिटी ये हो जाएगा 2, सेम एज स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइन द एक्वाक्लूड। देखिए तो 79 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इसेंशियल इम्परमिएबल ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। देखिए एक्वाक्लूड में जो है इस तरह का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम वाटर एक्सट्रैक्ट सही से नहीं कर सकते हैं, ये इम्परमिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम 80 नंबर देखें। 80 में है हाउ इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्वाफॉर पैरामीटर एस स्टोरेज कोएफिशिएंट, टी इज द ट्रांसमिटिविटी कोएफिशिएंट। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो जाएगा बी, यानी 2 ओनली, यानी इसमें है बाय रिकॉर्डिंग द ड्रॉ डाउन इंस्टॉल ऑब्जर्वेशन वेल डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब डिटरमाइन जो हम करते हैं पैरामीटर स्टोरेज कोएफिशिएंट ट्रांसमिटिविटी, इसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में है ए ग्राउंड वाटर बेसिन कंसिस्ट ऑफ 10 किलोमीटर square area of the plane. The maximum groundwater table fluctuation has been observed to be 1.5. Consider the specific yield of the basin is 10%. What will the groundwater store in the million cubic meter? देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है स्पेसिफिक यील्ड के मतलब वाटर निकाल कितना होगा, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड का। स्पेसिफिक यील्ड बराबर जो होता है मेरा यील्ड बराबर जो होता है ये होता है अवेलेबल वाटर बट टेक टोटल स्टोर्ड वाटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं या लॉस होता है बट स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर ये होगा जितना एरिया है और उसमें जितना ड्रॉ डाउन होगा ये मेरा होगा टोटल स्टोरेज, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और स्पेसिफिक यील्ड के साथ इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा निकल जाएगा। तो यील्डिंग हमको दिया हुआ है 0.1 हो जाएगा, 10% है, इसका हो जाएगा 1.5 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10⁻6, तो ये जो निकल के आएगा 1.5 मिलियन पर मीटर क्यूब मिलियन मीटर क्यूब। इसका जो सही हो गया ये हो गया बी। उसका हम 82 देखेंगे। 82 में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन द सैचुरेटेड कॉलम विथ पोरोसिटी ऑफ 0.35 विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ 3 मीटर। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब उसी पे बेस्ड है। ठीक है, 3-4 गो मतलब स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, पोरोसिटी और वाटर जितना एक्सट्रैक्ट करते हैं, बस वही 3-4 कंसेप्ट है, बस उसी पे बेस्ड है। तो उसमें हम हर एक टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा पोरोसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉलम। ठीक है, पोरोसिटी है 0.35, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे एरिया है 1 और डेप्थ है 3, तो 3 से गुना कर देंगे, ये जो मेरा निकल के आएगा ये हो जाएगा 1.05, इसका हो गया सी। उसका हम 83 की बात करें। 83 में ड्यू टू कंटिन्यूस पंपिंग फॉर 7 आवर कैचमेंट ऑफ 25 हेक्टेयर having porosity of 30% specific retention 10% ground water level drop by 1 meter the corresponding change in the storage। देखिए सेम हमको निकालना है जो कितना वाटर निकालेंगे इससे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज ये कर दिया है, जो पोरोसिटी दिया हुआ है रिटेंशन दिया है, यील्ड हमको निकालना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन बराबर हम जानते हैं पोरोसिटी होता है, यहाँ से स्पेसिफिक यील्ड निकाल लेंगे तो पोरोसिटी मेरा कितना है 30% है, ये है 10%, तो कर देंगे तो ये आ जाएगा 20%। फिर हम उसी तरह क्या करेंगे, अब हो गया, अब 20% है तो 0.2 कर देंगे, और ड्रॉ डाउन कितना हुआ 1 हो गया, एरिया है 25 हेक्टेयर है तो 10⁴ कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा 5 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, तो इसका तो हेक्टेयर में है तो हेक्टेयर में ही छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 हेक्टेयर मीटर। इसका इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन क्या है सही नहीं है। ठीक है, उसका 84 देखेंगे।
एज रिकमेंडेड बाय सिचार्ड द रेडियस ऑफ द इन्फ्लुएंस। इसके अनुसार जो है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का जो फार्मूला दिया है ये है R = 3000 d√k। ठीक है, यहाँ पे डी जो मेरा हो गया ये हो गया ड्रॉ डाउन इन द वेल, और ये के हो गया कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी लीनियर प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन। उसका हम 85 देखेंगे। 85 में है when 3.5 million meter cube water was pumped out from an confined aquifer of 6.3 kilometer square area extent, the water table was observed to go down by 2.5 meter. The specific yield of the aquifer is the best approach। यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्पेसिफिक यील्ड निकालने के लिए, तो हम जाने गए हैं स्पेसिफिक यील्ड बराबर जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना एक्सट्रैक्ट करेंगे ये है 3.5। हाँ, इसको हम 10⁻6 कर देंगे, मिलियन पे हो जाएगा, और इसका 6.3 है, ये है क्या 10⁻6, और गो डाउन हो रहा है कितना 2.5, तो इसको 2.5 से गुना कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 22% यील्डिंग, इसको 100 से गुना कर देंगे तो इसका हो गया डी। उसका हम 86 देखेंगे। 86 में for an unconfined aquifer the specific yield 20%, specific retention 50%, permeability is 35 meter cube per day, consider the following statement। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा कौन सा। तो देखिए हम जानते हैं स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन जो होता है ये जो होता है कितना पोरोसिटी के बराबर, तो ये है 20%, ये है 15%। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे कितना 20 कर देंगे, ये 15 कर देंगे, आता है 35%। तो पहला स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, दूसरा में ट्रांसमिसिविटी ये जो होता है T = K/B, और यहाँ पे देखिए हमको ये दिया हुआ क्या परमेबिलिटी और डेप्थ नहीं दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। उसके बाद सी में है द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट ऑफ स्टोरेज ड्रॉप डाउन वाटर टेबल इज इतना, और एरिया ऑफ एक्वाफर इज इतना। तो मतलब इतना हमको क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द स्टोरेज दिया हुआ मीटर, ड्रॉप वाटर टेबल इतना एरिया है, और एक्वाफर में इतना मेरा क्या होता है लॉस होता है। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हम अभी देखें स्पेसिफिक यील्ड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ लॉस्ट बटे होता है जितना वॉल्यूम स्टोर है वाटर। तो यहाँ पे हो गया 0.2 × 1 × यहाँ पे 0.2 निकला क्या स्पेसिफिक यील्ड, और यहाँ पे 1 है पर मीटर ड्रॉप की बात कर रहा है तो 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 100 × क्या होगा 10⁻6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 मिलियन मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है, इसका यानी 1 एंड क्या था 3 सही था। तो 86 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका 87 देखेंगे। 87 में है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर्ड डिटरेंट इन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर टैंक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी डिफॉरेस्टेशन मेनली ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर इन द कैचमेंट ऑफ द टैंक, ये नहीं है। उसके अलावा सिल्टेशन, लैक ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ द टैंक एम्बैंकमेंट, शैलो डेप्थ ऑफ द वाटर, ये सभी सही। उसके बाद है 88 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी वेल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है वेल के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होता है उसमें कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें है क्या ये जो है सुटेबिलिटी ऑफ एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ सैंड टू इनटू द वेल, मतलब सैंड जो मूवमेंट वेल में नहीं करता है वाटर करता है, तो ये क्या है गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये बेसिक वेल स्क्रीनिंग का होना चाहिए, रेसिस्टेंट क्रोजन होना चाहिए, इनक्रस्टेशन होना चाहिए, डिटोरेशन होना चाहिए, इनफ स्ट्रक्चर स्टैंड टू प्रिवेंट कोलैप्स होना चाहिए, मिनिमम रेसिस्टेंट टू फ्लो ऑफ वाटर इनटू वेल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 89 है स्टेलैक्टिक एंड स्टेलैग्माइट्स आर द फीचर। ये दोनों जो फीचर है ये किसका है 89 का, तो ये जो है बी यानी ग्राउंड वाटर डिपोजिशन इन कैप्स फॉर्म बाय प्रिसिपिटेशन फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर रिच ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। उसका हम 90 देखेंगे। 90 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी
कीप इन माइंड विल सेलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गॉज स्टेशन। यहाँ पे बोल रहा है रेन गॉज सिलेक्शन के समय किस पॉइंट को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा डी, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गॉज एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए दोनों के रेन गॉज के डिस्टेंस। उसका 91 देखेंगे, 91 में है हमको मैच कराने के लिए, तो इसका हो जाएगा फाइंड इंडेक्स, ये हो जाएगा 3, यानी एवरेज रेनफॉल एबव द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम। जितना रन ऑफ जो रेनफॉल होता है उससे इनफिल्ट्रेशन के अलावा जितना जो बाहर रन ऑफ करता है वही मेरा फाइंड इंडेक्स होता है। बी हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1 यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर गिवन वेजिटेशन, उसका डाइल्यूशन टेक्निक। सी का हो जाएगा 2 यूज फॉर फ्लो मेजरमेंट, उसका स्नाइडर्स इक्वेशन, तो इसका हो जाएगा 4, यानी रिलेटेड टू द बेसिक लैग टू द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक। उसका 92 देखेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। उसका नेक्स्ट देखेंगे 92 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी बोथ 1 एंड 2 क्या है सेलेक्ट है, यानी ओवर द ओशियन देयर इज अ मोर इवेपोरेशन देन प्रिसिपिटेशन। ठीक है, मतलब ओशियन में जो है ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, प्रिसिपिटेशन कम होता है। ठीक है, ऑन लैंड इज मोर प्रिसिपिटेशन, लैंड पे क्या होता है मोर प्रिसिपिटेशन होता है। इसी तरह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता है, इससे ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है, लैंड पे क्या होता है प्रिसिपिटेट होता है, फिर वो रन ऑफ होकर क्या होता है सी में जाता है। यही तरह का साइकिल चलते रहता है। उसके बाद 93 देखें, 93 में हमको दिया हुआ इफ़ ए टेंजेंट ड्रॉप पैरेलल टू द डिमांड लाइन ड्रॉप फ्रॉम राइज पॉइंट ऑफ ए मास कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व अगेन इट कैन बी इनफर्ड। तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का, तो ये जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी, यानी इनफ्लो इनटू द रिजर्वायर कैन नॉट मीट द डिमांड। उसका हम 94 देखेंगे, 94 में कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन ए फ्लो मास कर्व स्टडी व्हेन डिमांड लाइन ड्रॉ फ्रॉम ए राइज इन द मास कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व अगेन, दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है, ये इसका हो जाएगा क्या बी, इसका जो 94 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी द डिमांड कैन नॉट बी मीट बाय द इनफ्लो द रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 95 देखेंगे, 95 में है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो ड्यूरिंग फ्लो। तो देखिए मेजरमेंट जो हम यूज करते हैं स्ट्रीम फ्लो ड्यूरिंग फ्लड के समय, तो ये जो हम करते हैं करंट मीटर इसके लिए जो हम यूज करते हैं, तो 95 का जो देखेंगे ये हो जाएगा क्या बी, यानी 4 ओनली, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं करंट मीटर सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 96 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, तो बोल रहा है कौन सा सही है, तो 96 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी सही है, यानी 1 और 4 क्या सही है, यानी टाइम एरिया हिस्टोग्राम मेथड जो है एम टू डेवलप होता है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद है आइसोक्रोन लाइन ज्वाइन टू इक्वल रेनफॉल में बोल रहा है, तो ये जो होता है सरफेस रन ऑफ को इंडिकेट करता है, तो ये गलत है। लीनियर रिजर्वायर टू हैविंग स्टेट बाउंड्री, तो देखिए ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज का, तो ये भी गलत है। लीनियर चैनल ऑफ द फिक्सियस चैनल विच आर द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ पास थ्रू द ओनली ट्रांसलेशन एंड नो एटेन्यूएशन, तो ये भी क्या सही है। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद 97 की बात करें, 97 में देखिए सेम टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द 100 ईयर फ्लड इक्वल एक्सीड दैट एटलीस्ट 1, तो आप इस सिंपल निकाल सकते हैं 1 - 1/100 के पावर 100। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 64 के आसपास आएगा, तो 97 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 98 देखेंगे, 98 में हमको विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज रिस्पेक्ट टू 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्लड फोरकास्ट, 1 रिलायबिलिटी ऑफ द फोरकास्ट एंड 2 है द टाइम अवेलेबल बिटवीन द फोरकास्ट एंड द अकरेंस ऑफ द फ्लड। मतलब बोल रहा है जो हम फोरकास्टिंग करने का मतलब हुआ, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं पहले
तो इसमें बोल रहा है रिलायबल होना चाहिए फोरकास्ट एंड टाइम अवेलेबल बिटवीन द फोरकास्ट अक्रंस होना चाहिए। तो ये जो होता है सबसे बेस्ट होता है रिवर फोरकास्ट तो मोस्ट रिलायबल होता है, बट टाइम अवेलेबल जो लिस्ट होता है, यानी इसके लिए जो टाइम जो होता है 12 से 40 आवर होता है, ठीक है। और इधर यदि पहला बात करें मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट जो है, यानी अंतरिक्ष के द्वारा जो फोरकास्ट प्रिडिक्ट किया जाता है, ये जो होता है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है, लिस्ट रिलायबल होता है, बट गिव मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। तो इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है, ये जो है मेरा क्या होता है मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है, और इसका टाइमिंग जो होता है 2 से 5 डे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट बोल रहा है इसलिए ये सब क्या है गलत है। ये तो रिवर देख ही लिए, ये होता है मोस्ट रिलायबल होता है, तो ये इसलिए गलत है। उसके बाद इस सेट का 99 देखेंगे इनफिल्ट्रेशन इन द, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, यानी वाटर जो है सॉइल के थ्रू जो इनफिल्ट्रेट करता है, तो इसका हो गया ए, ठीक है। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेकन फार्मूला फॉर एस्टिमेशन फ्लड द पीक डिस्चार्ज प्रोपोर्शन। तो देखिए डेकन फार्मूला जो होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A/3/4, इसका हो गया डी। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का ईएस का लास्ट पार्ट था। उसके बाद एसएससी जेई का देखेंगे जो 1 या 2 पार्ट जिसमें आए, तो उसको हम क्या कर देंगे कवर कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।